हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है रिएक्शन इंटरमीडिएट में कार्बोकेटाइंस। कार्बोकेटाइंस एक तरह का रिएक्शन इंटरमीडिएट है। कोई भी रिएक्शन जब होता है, सपोज करो एक रिएक्शन है RX से बनना है RY, सपोज करो, लेकिन क्या RX से डायरेक्ट RY बन जाता है? क्या इसके बीच में भी कोई कहानी होती है? होती है, इसके बीच में कुछ कहानियां होती हैं। मीन्स ये डायरेक्ट प्रोडक्ट में ना बदल के रिएक्टेंट डायरेक्ट प्रोडक्ट में नहीं बदलता, इसके बीच भी कुछ इंटर रिएक्शंस होते हैं, कुछ अंदर की कहानी होती है, जिसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। इन्हीं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। मैं हूं सोनू शुक्ला और हमारा बहुत प्यारा चैनल है मिस्ट्री ऑफ साइंस। तो अगर हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की बात करें तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हो सकते हैं कार्बोकेटाइन, ये हो सकते हैं कार्बोएनाइन, ये हो सकते हैं फ्री रेडिकल, ये हो सकते हैं कार्बीन्स, नाइट्रीन्स और बेंजाइन्स। ठीक है, ये जो रिएक्शन के इंटरमीडिएट्स होते हैं बच्चों, वो बहुत ही शॉर्ट लाइफ होती है, वेरी ही शॉर्ट लाइफ होती है। शॉर्ट लाइफ मीन्स ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ही इनका सारा कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन कुछ कुछ केसेस में ये थोड़ा स्टेबल भी होते हैं, इनको आइसोलेट भी कर सकते हैं, जैसे कार्बिन्स और नाइट्रीन्स और बेंजाइन्स के केस में। तो पहली बात, जो इंटरमीडिएट्स होते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, वो कार्बोकेटाइन हो सकते हैं, कार्बोएनाइन हो सकते हैं और फ्री रेडिकल हो सकते हैं। तो हम पहले शुरू करते हैं, जो आज के वीडियो का मेन टॉपिक है वो है कार्बोकेटाइंस। ठीक है, कार्बोकेटाइंस कैसे बनते हैं? पहली बात, इनको कैसे बनते हैं तो कैसे बनेंगे? जब कार्बन, सपोज करो ये कार्बन है, या सिंपल एक एल्कीन ले लेते हैं CH3X। जब एल्काइल ग्रुप किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो और वो रिएक्शन में हेटेरोलिटिक फिजन के थ्रू, हेटेरोलिटिक बच्चों पता है कि दो तरह का फिजन हो सकता है। एक फिजन ये हो सकता है कि ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं एक एक करके कोई ले ले, ये अपना अपना जो साझा किया था अपना अपना लेके चले जाएं। लेकिन एक केस ऐसा भी हो सकता है कि कोई एक इस पूरे बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को लेके चला जाए, चाहे ये ले जाए या ये ले जाए। लेकिन अगर केस ऐसा है कि जो कार्बन से लगा हुआ एटम है वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है, देन कार्बन, और रिएक्शन कंडीशन के बेसिस पे अगर वो पूरा इलेक्ट्रॉन लेके चला जाता है तो जो स्पीसीज बनेगा वो बनेगा कार्बोकेटाइंस। तो कार्बोकेटाइंस रिएक्शन में तब बनते हैं जब वह किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हो और रिएक्शन के दौरान जो रिएक्शन का कंडीशन है वो ये फेवरेबल करे कि वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को ले जाए। ये जो रिएक्शन इंटरमीडिएट होते हैं बच्चों, वो रिएक्शन के कंडीशन पे डिपेंड करते हैं। यही डिफाइन करता है कि ये जो होमोलिटिक जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं होमोलिटिक होंगे, हेटेरोलिटिक होंगे। ठीक है, तो ये रिएक्शन कंडीशन पे ही डिपेंड करता है कि कार्बोकेटाइंस कैसे बनते हैं। तो कार्बोकेटाइन बनते हैं हेटेरोलिटिक फिजन से। ठीक है, अब इनके नेम कैसे होंगे? नेम, ठीक है, जैसे ये है CH3 कार्बोकेटाइंस, ये ग्रुप को क्या बोलते हैं? अगर ये रहा कैसे होगा? सपोज कर ये रहा होगा CH3Cl, तो क्या मिथाइल क्लोराइड। तो अगर ये निकल गया तो क्या बचा? मिथाइल बचा। तो मिथाइल पे कार्बो प्लस चार्ज है तो इसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइंस, मिथाइल कार्बोकेटाइंस। सेम इसी तरह से अगर इस तरह से स्पीसीज है तो क्या बोलेंगे? इथाइल कार्बोकेटाइन। अगर इस तरह से CH3 CH2 CH2 प्लस तो क्या होगा? प्रोपाइल कार्बोकेटाइंस। अगर इसी में ऐसा भी है CH3 CH CH3 तो क्या हो गया? ये इस ग्रुप को बोलते हैं बच्चों आइसो। तो आइसो प्रोपाइल, आइसो कार्बोकेटाइंस। इनके अलावा अगर कुछ ग्रुप ऐसे हों, सपोज करो ऐसे हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर इस पे कार्बोकेटाइंस है तो क्या क्या नाम देंगे बच्चों? अगर ये सपोज करो ऐसे रहा होगा तो इस ग्रुप को बोलते हैं बेंजाइल, सॉरी एलाइलिक ग्रुप। क्या बोलते हैं? एलाइलिक ग्रुप। तो ऐसे को हम बोलेंगे एलाइलिक। अगर ये निकल गया तो क्या बनेगा? ये बनेगा प्लस चार्ज, तो क्या होगा?
एलाइल कार्बोकेटायंस। अगर केस ऐसा है कि CH2 डबल बॉन्ड CHCl रहा होगा तो इसको बोलते हैं विनाइलिक। अगर ये कार्बोकेटायंस बना तो क्या होगा, इसको बोलेंगे विनाइल कार्बोकेटायंस। ठीक है बच्चों, इस तरह से जो बेस मॉइटी था उससे बनने वाला कार्बोकेटायंस उसी मेन बेस को ही लेकर के नेम दिया जाता है। जैसे ये विनाइलिक क्लोराइड था तो विनाइलिक कार्बोकेटायंस, ऐसे ये एलाइलिक था तो एलाइलिक कार्बोकेटायंस। अगर ये बेंजीन को सपोज करो इस तरह से है, CH2 प्लस है तो इसको बोलते हैं बेंजाइलिक ग्रुप, तो इसको बोलेंगे बेंजाइल कार्बोकेटायंस। तो बच्चों ये थे इनके नाम कि हम कार्बोकेटायंस के नेम कैसे देंगे। तो उनके नेम उनके पेरेंट चेन के बेसिस पे, पेरेंट नेम के बेसिस पे ही उनको हम नाम देते हैं। ठीक है, अब नाम के बाद आता है कि इनको कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, कार्बोकेटायंस की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, क्या कैरेक्टरिस्टिक है, कैसे होते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या कैरेक्टरिस्टिक होगा कि पहली बात अगर हम देखें स्ट्रक्चर बनाएं CH3 प्लस, ठीक है, मीन्स CH3 प्लस कैसे बना होगा, CH3 किसी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से रहा होगा, मीन्स ये पूरा जो शेयरिंग था इलेक्ट्रॉन्स इसके बैलेंस सेल की, तो क्या रहा होगा, ये ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा था, मतलब इसके पास पूरे बैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रहे होंगे। ठीक है, लेकिन जब ये बैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन्स क्लोरीन लेके चला गया तो क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो पहली बात ये क्या होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। ठीक है, ऐसे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रोफाइल्स मींस इलेक्ट्रॉन का लवर्स, मींस अगर ये इलेक्ट्रॉन की कमी होने के नाते ये चाहेगा जल्दी से जल्दी उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, अपने आप को स्टेबल कर दे, इसलिए उनको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल्स। ठीक है, नेक्स्ट और क्या होता है कि जब ये पूरा कंप्लीट था, सपोज करो CH3Cl था, तब ये क्या था, तब ये sp3 हाइब्रिडाइज था, sp3। लेकिन जैसे ही इसके बैलेंस सेल का एक इलेक्ट्रॉन चला गया, मींस इसका एक sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल चला गया, sp3 हाइब्रिडाइज, तो क्या बच गया, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में आ गया, sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो गया। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में इसका स्पेस शेप क्या होगा, sp2 का अगर बच्चों हमारे पूरे लेक्चर पढ़े होंगे जो हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाए थे, तो sp2 का हाइब्रिडाइजेशन होता है ट्राइगोनल प्लेनर, मींस इनका जो वो होगा ज्योमेट्री होगा वो ट्राइगोनल प्लेनर होगा, मींस कार्बन पे ऐसे होंगे सेल, और जो एक बैकेंट सेल है ये हाइब्रिडाइज्ड है, ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड है जो हाइड्रोजन के साथ है, और जो बैकेंट है वो क्या होगा, प्लेन के ऊपर नीचे, ये बैकेंट है, क्या है, बैकेंट मींस ये प्लस चार्ज वाले हैं। तो जो इनका ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल प्लेनर होगी। ठीक है, और ये बनते कैसे हैं, तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट था कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बनेंगे, एडिशन रिएक्शन में बनेंगे E1 में, और ये कैसे बनेंगे, ये SN1 में भी बनेंगे। ठीक है, SN1 रिएक्शन में भी ये बनेंगे, और ये बनेंगे इलिमिनेशन रिएक्शन में भी, इलिमिनेशन रिएक्शन में भी ये जनरेट होते हैं। मींस कार्बोकेटायंस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में जनरेट होंगे, कार्बोकेटायंस SN1 रिएक्शन में भी जनरेट होंगे, और कार्बोकेटायंस इलिमिनेशन रिएक्शन में भी जनरेट होंगे। इन सब का एक अलग चैप्टर है, हम उनको फिर से डिटेल में पढ़ेंगे कि SN1 में SN2 क्या होता है, SN1 क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक E1 क्या होता है, E2 क्या होता है, तो ये अलग चैप्टर है। तो ये हमने पढ़ा कि इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक ये होती थी कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, मीन्स इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाते हैं, ये sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं, और ये डिफरेंट रिएक्शंस में बनते हैं। तो बच्चों अगला जो इसका पॉइंट है कार्बोकेटायंस का, अब आता है क्वेश्चन जो आते हैं वो क्वेश्चन इनके स्टेबिलिटी पे आते हैं कि ये इस तरह के कार्बोकेटायंस में क्या स्टेबिलिटी होगी। तो हम कार्बोकेटायन की अगर स्टेबिलिटी पे चर्चा करें तो स्टेबिलिटी, ठीक है, स्टेबिलिटी। अब बच्चों अगर हम देखें
स्टेबिलिटी पढ़ने से पहले हमने इसीलिए पहले अपने और लेक्चर में पढ़े थे कि किसी इलेक्ट्रॉनिक जो इफेक्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होते हैं, वो कंपाउंड को स्टेबलाइज करते हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कॉन्जुगेशन, रिजोनेंस या कॉन्जुगेशन बोल लो, या इसको मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ लो। ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था, और एक इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट था इंडक्टिव इफेक्ट। बच्चों अगर आपने रेजोनेंस मेसोमेरिक इफेक्ट कॉन्जुगेशन नहीं पढ़ा है तो आप YouTube से पढ़ सकते हो, या कहीं से हमारा भी वीडियो है अवेलेबल, आप उसमें टाइप करो कि मेसोमेरिक इफेक्ट बाय मिस्ट्री ऑफ साइंस, आपको मिल जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है कि वो किसी कंपाउंड को या किसी इंटरमीडिएट को कैसे स्टेबलाइज करता है। तो ये तीन चीजें हैं जो किसी कंपाउंड को या रिएक्शन इंटरमीडिएट को स्टेबलाइज करती हैं। मींस अब इनमें जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है रिजोनेंस। क्या होता है? रिजोनेंस। सबसे ज्यादा रिजोनेंस या मेसोमेरिक बोलो, मेसोमेरिक सबसे ज्यादा इफेक्टिव होता है, सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करता है कार्बोकैटायंस को। उसके बाद आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन और सबसे लास्ट में आता है इंडक्टिव। ठीक है बच्चों, इंडक्टिव मींस अगर आपको प्रायोरिटी में तीनों इफेक्ट मिले तो सबसे ज्यादा जो इफेक्ट आएगा वो रिजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट ही उसको ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो जब भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा तो आपको ध्यान देना होगा, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको याद रखनी है कि सबसे ज्यादा कार्बोकैटायंस को रिजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट ही ज्यादा स्टेबलाइज करता है, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, और लास्ट में हम देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब इनके बेसिस पे क्वेश्चन क्या आता है। सपोज करो मैं एग्जांपल लेता हूं कि CH3 प्लस CH3 CH2 प्लस, और ये ले लूं CH3 CH3H प्लस, और लास्ट में ले लेता हूं CH3C CH3 CH3 प्लस। अब A B C D, अब ये पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर किसके है, कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। तो अब आपको हमने इससे पहले सब समझा दिया है कि किसी कार्बोकैटायंस को या किसी इंटरमीडिएट को कैसे स्टेबलाइज करेंगे, जज कैसे करेंगे। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। ठीक, इस पे आ जाओ, ये क्या है, कार्बोकैटायंस पे क्या दे रहा है, इस पे दिख रहा है कि इसमें प्लस आई इफेक्ट आ रहा है, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन। क्या है? हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक, हाइपर कॉन्जुगेशन किसे काउंट करते हैं? उसके अल्फा कितने अल्फा हाइड्रोजन है, कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन है, मींस तीन हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां पे आ जाओ, यहां पे भी प्लस आई इफेक्ट है और 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां देखो, यहां पे प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा है और 9 अल्फा हाइड्रोजन है। मींस सबसे ज्यादा जो स्टेबलाइज होगा वो क्या होगा? डी, मींस डी सबसे ज्यादा स्टेबल, उसके बाद सी, उसके बाद बी, और सबसे कम ए। तो ये हमने डिसाइड किया जब सब में एक ही इफेक्ट चल रहा था, इंडक्टिव और हाइपर कॉन्जुगेशन। लेकिन अगर वो मिक्स हो जाए कि मींस अब स्ट्रक्चर में कुछ और भी जुड़ जाए तो क्या होगा। सपोज करो ऐसे देखते हैं कि CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस, और दे दिया गया CH3 CH3 प्लस। अब बताइए कि इनमें कौन सा कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा। ध्यान से देखो बच्चों, यहां पे क्या काम कर रहा है, यहां पे काम कर रहा है रिजोनेंस। रिजोनेंस मींस मेसोमेरिक इफेक्ट, रिजोनेंस। ठीक है, रिजोनेंस इफेक्ट कर रहा है, तो रिजोनेंस इन सब प्रायोरिटी में सबसे ज्यादा है। इसमें देखो, इसमें क्या कर रहा है, इसमें प्लस आई इफेक्ट भी है और अल्फा हाइड्रोजन भी है। कितने? 6 अल्फा हाइड्रोजन है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन जो है रिजोनेंस से कम स्टेबलाइज करता है। मींस अगर इसमें प्रायोरिटी ए एंड बी की देखा जाए तो ए इज मोर स्टेबल देन बी। रीजन यही है कि यहां पे रिजोनेंस है, यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट है। ठीक है, क्लियर। अगर और देखें कि अगर कुछ अलग सा एग्जांपल हो, जैसे सपोज करो ये है कि CH3 CH CH3 ये ले लिया CH2 प्लस CH डबल बॉन्ड CH2। अब बताइए ए बी में कौन ज्यादा स्टेबलाइज होगा। अभी तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है। डिफरेंट क्वेश्चन इसलिए कि यहां पे थोड़े रूल चेंज होते हैं। रूल चेंज होंगे, मैं अभी समझाता हूं। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे क्या है, यहां पे रिजोनेंस है। ठीक है, यहां पे रिजोनेंस है, यहां पे क्या है, यहां पे प्लस आई इफेक्ट कितनी तरह से है,
इधर से भी है, इधर से भी है, इधर से, मतलब 3 गुना है, 3 गुना है। और क्या है, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन है वो 9 अल्फा हाइड्रोजन के साथ है, 9 अल्फा हाइड्रोजन के साथ है। मींस यहां पे हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट मिलके रेजोनेंस से ज्यादा इफेक्टिव हो गए। मींस यहां सिनेरियो चेंज हुआ, ये एक्सेप्शनल केस है, यहां सिनेरियो चेंज हुआ, यहां पे ए ज्यादा स्टेबल हो गया बी से। ठीक है, तो इसका मतलब है, इस चीज को थोड़ा माइंड में रखना है कि टर्सरी कार्बोकेटायंस या हम कहते हैं कि टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायंस ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू उसके रिस्पेक्टिव कार्बोकेटायन से। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें एक प्रायोरिटी रूल बन जाता है, एक प्रायोरिटी रूल ले लेते हैं, क्योंकि जैसे कि हम रेजोनेंस पढ़े, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा, जैसे हमने मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा, तो उनमें हर ग्रुप्स का एक अपना इफेक्ट होता था जिसकी प्रायोरिटी अलग होती थी। जैसे हाइपर इंडक्टिव में देखा कि सबसे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन देता है, सबसे उसके बाद कौन देता है, ऐसे मेसोमेरिक में सबसे ज्यादा मेसोमेरिक प्लस मेसोमेरिक कौन देता है, माइनस मेसोमेरिक कौन देता है। तो यहां पे अगर हम निकालें तो अगर उसके पहले एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे अगर सपोज करो इस तरह से ये CH2 प्लस है, सॉरी एक ये है, प्लस और एक ये है। ठीक है, फिनाइल है, बेंजाइल है सारे। ठीक है बच्चों, तो अब इनमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी ए, बी और सी की बात करें तो देखो ध्यान से देखो बच्चों कि ये क्या है, ये क्या दे रहा है, इसमें रेजोनेंस दे रहा है कितनी तरह से, 1 2 3, इसमें कितना दे रहा है, अगर एक रिंग 3 दे रहा है तो 3 और 3 6 हो गए, टोटल 6। इसमें कितना हुआ 6 प्लस इसका, हमेशा रेजोनेंस एक इसको लेकर के होता है। इसमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 7 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इसमें 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जो जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा कार्बोकेटायन उतना ज्यादा स्टेबलाइज होगा। मींस ये जो चार्ज है एक्चुअली इस कार्बन पे ना रह करके 3 अलग अलग रिंग में घूम रहा है। मींस इस कार्बन को अपने डिफिशियंटी कम फील हो रही है, मींस ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो इन सब में अगर देखा जाए तो सी सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर बी है और फिर ए है। मींस ट्राइफेनाइल कार्बोकेटायन सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। तो अगर अब हम प्रायोरिटी रूल की बात करें, ठीक है, उसके बाद डाई और उसके बाद मोनो, तो सबसे ज्यादा क्या आएगा, सबसे ज्यादा होगा ट्राइफेनाइल कार्बोकेटायंस, उसके बाद होगा डाई। फिनाइल का मतलब हुआ बच्चों, हुआ ये चीज, आप कभी कंफ्यूज मत करना। फिनाइल का मतलब हुआ ये चीज, ठीक है, इसका कार्बोकेटायंस। और उसके बाद अगर हम बात करें CH2 कार्बोकेटायंस, और उसके बाद बात करें हम CH3 कार्बोकेटायंस, तो ये सीरीज होना चाहिए। लेकिन यहां हम इसलिए बताए थे आपको, ये सीरीज बताने से पहले मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो टर्सरी कार्बोकेटायंस है वो मोनोफिनाइल कार्बोकेटायन से ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पे थोड़ा मॉडिफाई करना होगा, केवल यहीं पे इसी चीज को केवल आपको ध्यान रखना है बच्चों कि ये सीरीज कभी अगर क्वेश्चन आता है इन दोनों के चक्कर में, तो टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायंस, ठीक है, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायंस ज्यादा स्टेबल होता है फिनाइल कार्बोकेटायन से, ठीक है, फिनाइल कार्बोकेटायन से या बेंजाइल कार्बोकेटायन से, ठीक है। तो उसके बाद क्या आगे सीरीज सेम है, इसके बाद होगा CH2 कार्बो जो एलाइलिक है, उसके बाद होगा डाई CH3 का होल ट्वाइस CH कार्बोकेटायंस, उसके बाद होगा CH3 CH2 कार्बोकेटायंस, और उसके बाद होगा CH3 कार्बोकेटायंस। इस चीज को हमेशा माइंड में रखना है, यहां पे आपको केवल कंफ्यूजन होगी तो इस चीज को याद रखना है। तो इसमें यह क्लियर हुआ कि सबसे ज्यादा कार्बोकेटायंस होता है, स्टेबल होता है ट्राइफेनाइल कार्बोकेटायंस। लेकिन बहुत जगह अभी एक और ग्रुप होता है जिसकी चर्चा कम होती है, होता है साइक्लो, ये बच्चों ये ग्रुप है साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायंस, साइक्लोप्रोपाइल मेथाइल कार्बोकेटायंस। ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, इनसे ज्यादा स्टेबल होता है। कैसे कि एक तो इसकी क्या है कि ये डांसिंग रेजोनेंस देता है,
डांसिंग रेजोनेंस, इसको हम पढ़ेंगे कि डांसिंग रेजोनेंस भी इसमें होता है। जब रेजोनेंस आप पढ़े होंगे तो उसमें मिला होगा, डांसिंग रेजोनेंस देते। दूसरी चीज, जो रिंग है, साइक्लोप्रोपाइल रिंग है, वो बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह? न्यूक्लियोफाइल की तरह। फाइल का मतलब हुआ न्यूक्लियस को खींचना, मींस प्लस चार्ज उसको बहुत अच्छा लगता है। मींस ये इसके नेचर न्यूक्लियोफिलिक होने के नाते ये क्या करेगा, एक कार्बो प्लस चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा, जिसके कारण से ये ज्यादा स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है, ये एक्सेप्शनल है, ये आपको कहीं मिलेगा कहीं नहीं मिलेगा, कुछ बुक में इसका डिस्कशन हुआ है। तो अगर अब हम इनकी भी चर्चा करें तो इस ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा ये हो जाएगा ये हो गया, सॉरी ट्राई साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायंस। उसके बाद होगा बीस साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायंस या डाइसाइक्लो कार्बोकैटायंस, और उसके बाद होगा साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायंस। ठीक है, तो इन सब सीरीज में इसके बाद फिनाइल का कोड होता है। अगर बच्चों आपको कभी क्वेश्चन में आ जाए कंपैरिजन में ट्राइफिनाइल या मोनो साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायंस कंपैरिजन टू ट्राइफिनाइल कार्बोकैटायंस, तो आपको साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकैटायंस को प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, रीजन केवल यही है कि उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज्यादा होती है, जिसके कारण से वो पूरे पॉजिटिव चार्ज को अपने रिंग में ले लेता है, खींच लेता है, इससे वो कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबलाइज होता है। अब क्वेश्चन कैसे आएंगे, अब क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्योंकि हमने सीरीज याद कर लिया। सीरीज में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करने वाली बात है कि ट्राई ब्यूटाइल कार्बोकैटायंस फेनाइल कार्बोकैटायन से ज्यादा स्टेबलाइज होता है। ठीक है, तो इस सीरीज आपको चाहो तो नोट कर लो, याद रखना तो जरूरी है, क्योंकि आप जब क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे तो इनका यूज होगा। अब आते हैं क्वेश्चन के, क्वेश्चन कैसे आएंगे। क्वेश्चन सिंपल है, स्टेबिलिटी होगा, स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, हाई स्टेबल होगा, इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। अब क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर में रीअरेंज करिए। सपोज करो कंपाउंड ये है CH3 CH CH3 कार्बोकैटायंस। ठीक है, A B हो गया CH3 CH CH3 कार्बोकैटायंस, और हो गया CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 कार्बोकैटायंस। ठीक है, A B C इनको इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करिए। सबसे स्टेबल कौन सा होगा? ध्यान से देखो बच्चों, हमने आपको बताया कि सब में एक ही इफेक्ट काम कर रहा है। इन दोनों में देखो, इसमें काम कर रहा है क्या? प्लस आई इफेक्ट और अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट। अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। ठीक है, मींस हाइपर कंजुगेशन यहां क्या कर रहा है? यहां तो प्लस आई इफेक्ट और 9 अल्फा हाइड्रोजन है, मींस हाइपर कंजुगेशन बहुत ज्यादा है। यहां देखो, जो हमने प्रायोरिटी रूल में उसका पहले ही क्वेश्चन, ये क्या दे रहा है? ये रेजोनेंस दे रहा है। तो हमने पढ़ा कि रेजोनेंस हमेशा इंडक्टिव और हाइपर कंजुगेशन से ज्यादा स्टेबलाइज करता है, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस है, इसलिए इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया B, उसके बाद C और उसके बाद A। ठीक है, हमने इसको पहले किया कि आपको याद रहे कि टर्सरी कार्बोकैटायंस इन एल्काइल ग्रुप में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है। ठीक है, अब थोड़ा सा अलग से एग्जांपल लेते हैं। ये तो शुरुआत था। अब दूसरा देखो, अगर हम इस तरह से लेते हैं कि ये है CH2 कार्बोकैटायंस। ठीक है, हमने यहां ले लिया, सब में CH2 ही है, लेकिन यहां लगा दिया OH, यहां लगा दिया NO2 प्लस, और यहां लगा दिया Cl। अब बताओ बच्चों, A B C और D, अब इनको स्टेबिलिटी ऑर्डर में अरेंज करिए। तो आप देखो, इस पे कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। ठीक है, यहां पे आ जाओ बच्चों, यहां पे क्या दे रहा है? प्लस M इफेक्ट, मींस मेसोमेरिक इफेक्ट। मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस M मतलब ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? इसको दे रहा है, मींस प्लस चार्ज को स्टेबलाइज कर रहा है। प्लस जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है वहां इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, किसके थ्रू? प्लस M के थ्रू। प्लस इसमें OH का इंडक्टिव इफेक्ट भी होता है, तो OH माइनस आई इफेक्ट शो करता है। लेकिन हमने जब हम हाइपर मेसोमेरिक इफेक्ट पढ़ा रहे थे बच्चों, तो अगर आपने पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप टाइप करो
मेसोमेरिक इफेक्ट, मिस्ट्री ऑफ साइंस, आपको बढ़िया लेक्चर मिलेगा कि मेसोमेरिक इफेक्ट में यहां पे प्लस एम इफेक्ट ज्यादा होता है और माइनस आई इफेक्ट यहां पे डिसमिस हो जाता है, यहां प्रभावी होता है प्लस एम इफेक्ट। ठीक है, यहां देखो बच्चों, ये क्या करेगा, नाइट्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लेता है, माइनस आई एम इफेक्ट देता है और माइनस एम इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट भी देता है। ठीक है, क्लोरीन क्या करेगा, क्लोरीन के पास इलेक्ट्रॉन है, ये प्लस एम देगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट ज्यादा होता है। तो आप जब पढ़ोगे तो इसमें मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, डिसमिस हो जाता है, इसका इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो आप देखो बच्चों कि कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन कौन देगा, ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, मीन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज हो गया बी, क्योंकि क्या कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये स्टेबलाइज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, इंडक्टिव से डिस्टेबलाइज कर रहा है, मतलब ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये स्टेबलाइज नहीं कर रहा है, मींस ये दोनों ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन होगा, मेसोमेरिक, इंडक्टिव से ज्यादा इफेक्टिव होता है, या मेसोमेरिक से भी इंडक्ट इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है और इंडक्टिव से भी सबसे लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, लीस्ट स्टेबल होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में तो हो गया सी, उसके बाद हो गया डी, और ये तो बेचारे के पास कोई इफेक्ट नहीं है, इसलिए आ गया ए बीच में, तो जो बना बी ए डी सी। ठीक है बच्चों, कंफ्यूजन नहीं। अगला हम थोड़ा सा और ले लेते हैं, चलो ठीक है, थोड़ा और एग्जांपल लेते हैं। यहां लगा दिया NO2, यहां लगा दिया NO2, CH2 प्लस, और यहां लगा दिया NO2। ठीक है, साथ में चलो विदाउट इफेक्ट का ले लो, एक ही है। अब ए बी सी और डी, इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगा, बच्चों ध्यान से देखो, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, ये क्या ग्रुप है, माइनस आई एम, माइनस एम इफेक्ट शो करता है, माइनस आई भी शो कर रहा है, ये भी माइनस एम शो कर रहा है, माइनस आई शो कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये भी माइनस एम माइनस आई। लेकिन इसमें क्या है बच्चों, अगर आपने मेसोमेरिक इफेक्ट मेरा देखा या कहीं भी पढ़ा है तो आप ध्यान रखो कि मेसोमेरिक इफेक्ट मेटा पोजीशन पे नहीं लगता, मेटा पोजीशन पे मेसोमेरिक इफेक्ट नहीं लगता, मींस यहां पे इंडक्टिव इफेक्ट ही काम करेगा, मींस ये तो इन सबसे ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। ये क्या कर रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, सारे रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, ये नहीं, ये भी खींच रहा है, लेकिन ये किससे खींच रहा है, ये इंडक्टिव से खींच रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि मेसोमेरिक जो है, मेसोमेरिक और हाइपर कंजुगेशन, ये दोनों डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होते हैं। ये क्या होते हैं, ये डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होते, इनको डिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है, जहां होंगे वो अपना इफेक्ट पूरा देंगे। ठीक है, लेकिन जब इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, उसको डिस्टेंस ज्यादा दूर होगा तो कम इफेक्ट डालेगा, नजदीक होगा तो ज्यादा इफेक्ट डालेगा। इस चीज को आपने जब इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आ जाओ, इसके पास तो कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। ठीक है, ये सारे के सारे डिस्टेबलाइज कर रहे हैं, तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही हो गया, सबसे ज्यादा हो गया डी। ठीक है बच्चों, अब देखो ये किससे दे रहा है, ये ले रहा है मेसोमेरिक से, इंडक्टिव से। मेसोमेरिक दोनों जगह सेम है कि उसको डिस्टेंस से कोई लेना नहीं, लेकिन इंडक्टिव क्या होता है, इंडक्टिव यहां पे ज्यादा इफेक्टिव होगा, मींस ये ज्यादा खींचेगा तो ये ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा। तो सबसे ज्यादा लीस्ट स्टेबल कौन से हो गया, ये लीस्ट स्टेबल हो गया, लीस्ट स्टेबल। तो कौन हो गया सबसे लास्ट में, सी। अब आ जाओ इन पे, उसके ज्यादा तो ये है, तो इससे ज्यादा हो गया ए, उसके बाद होगा बी। कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो बच्चों, जब आप मेसोमेरिक के हिसाब से इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो इस तरह के क्वेश्चन में आपको ध्यान देना है कि इंडक्टिव मेसोमेरिक भी लग रहा है, इंडक्टिव भी लग रहा है, लेकिन इंडक्टिव हमेशा डिस्टेंस पे अगर दूर होगा तो कम इफेक्ट डालेगा, नजदीक होगा ज्यादा होगा। तो ये रहा रेशियो। अब हम दोनों मिक्स करते हैं, एक थोड़ा और डिफरेंट टाइप क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन सबके साथ यही कहानी है, पहले इसको बना लेते हैं। अरे भैया लगता है रिंग खत्म हो गया।
ठीक है। अब लगा दो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। यहां लगा दिया हमने NO2, यहां लगा दिया हमने CH3, ठीक है। यहां लगा दिया OH, ठीक है, और यहां लगा दिया OCH3। चलिए भैया शुरू हो जाइए। A, B, C और D, सबको देखो कौन क्या इफेक्ट डाल रहा है। खुद से अगर ट्राई करना है तो करिए, पॉज करके वीडियो को आप खुद ट्राई कर सकते हैं, फिर हम तो एक्सप्लेन करेंगे ही। इस पे आइए, ये क्या दे रहा है, -M, -M और -I दोनों से क्या कर रहा है, इसको रिंग को डिस्टेबलाइज कर रहा है, इस कार्बोकेटाइन को डिस्टेबलाइज कर रहा है। यहां देखो बच्चों, यहां देखो, यहां क्या है, यहां पे आप ध्यान रखो तो ये एल्कीन है, मतलब एल्कीन टाइप में है, और इसके बगल में ये अल्फा कार्बन हुआ, तो ये क्या दे रहा है, ये हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है। कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन दे रहा है। प्लस ये क्या दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी दे रहा है, प्लस आई इफेक्ट भी दे रहा है, ठीक है। मींस ये दो तरह से स्टेबलाइज कर रहा है, प्लस आई से और हाइपर कॉन्जुगेशन से। यहां देखो ये क्या करता है, प्लस M इफेक्ट शो करता है, प्लस माइनस भी देखा है, बट माइनस इसमें इफेक्टिव नहीं होता है। यहां आ जाओ, यहां देख क्या दे रहा है, ये भी प्लस M दे रहा है, ये भी प्लस M दे रहा है, और माइनस आई भी देता है, बट माइनस आई इफेक्टिव नहीं होता है। अब देखो बच्चों, यहां ये तो क्या कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग से खींच रहा है, मतलब इस प्लस चार्ज का और प्लस बढ़ा रहा है, और इसको डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब ए हो गया सबसे लीस्ट स्टेबल, ये हो गया सबसे लीस्ट स्टेबल। अब यहां पे आ जाओ, यहां हाइपर कॉन्जुगेशन और इंडक्टिव से इसको स्टेबलाइज कर रहा है, यहां मेसोमेरिक से, ये भी मेसोमेरिक से। अब अगर आप मेसोमेरिक इफेक्ट मेरा देखा है या कहीं भी देखा, तो जो मेसोमेरिक का ऑर्डर है उसमें OH ज्यादा प्रायोरिटी है कंपेयर टू OCH3 से, तो मींस ये ज्यादा मेसोमेरिक देगा कंपेयर टू OCH3 से। तो C ज्यादा हो गया, C सबसे ज्यादा हो गया, क्योंकि ये इन सब में ये सब C सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया, उसके बाद हो गया D, और उसके बाद बचा हुआ बेचारा C, ठीक है, बचा हुआ C, तो बचा हुआ B, बचा हुआ B, तो CDBA सबसे ज्यादा। ये यहां हमने क्यों दिया कि यहां मेसोमेरिक में दोनों मेसोमेरिक दे रहे हैं, लेकिन दोनों का अपना अलग अलग पावर है देने का। इनकी प्रायोरिटी में OH ज्यादा इलेक्ट्रॉन देता है रिंग को कंपेयर टू OCH3 से, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन। अच्छा, अब थोड़ा सा और भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और फिर तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर हम इसको बाइंड अप करेंगे। अब IIT 2013 में एक क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ये था कि ये रहा, ये कार्बोकेटाइन ये है, एक कार्बोकेटाइन ये है, एक कार्बोकेटाइन ये है, A, B, C। इनके इसके स्टेबिलिटी ऑर्डर में स्टेबल अरेंज करिए। अब देखो बच्चों, इस कार्बोकेटाइंस पे देखो क्या इफेक्ट डाल रहा है। एक ग्रुप ये है जो प्लस आई इफेक्ट दे रहा है, और प्लस यहाँ CH3 एक्चुअली CH3 है, तो क्या है, अल्फा पोजीशन पे है, अल्फा पोजीशन पे क्या देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो ये अल्फा का हाइपर कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी CH है, यहाँ भी CH है, तो ये भी हाइपर कॉन्जुगेशन का मतलब और देगा। प्लस ये क्या दे रहा है, ये दे रहा है रिजोनेंस, ठीक है। तो यहाँ रिजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन है और इंडक्टिव है, प्लस आई इफेक्ट है। सारे के सारे क्या करते हैं, केटाइंस को स्टेबलाइज करते हैं। यहां पे आ जाओ बच्चों, यहां पे क्या है, मेसोमेरिक है, ठीक है, हाँ रिजोनेंस है, रिजोनेंस लिखते हैं, रिजोनेंस है, प्लस क्या है, यहां पे एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है, यहां पे एक हाइपर कॉन्जुगेशन है, ठीक है। दूसरा इस पे आ जाओ, इस पे केवल प्लस आई ग्रुप, प्लस आई ग्रुप भी है, क्योंकि ये भी थोड़ा सा प्लस आई देगा, प्लस आई देगा। यहां पे आ जाओ, यहां पे यहां कितना दे रहा है, यहां 4 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां कितना अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां पे देखो, यहां पे सॉरी दोनों दे रहे हैं, प्लस आई भी है, रिजोनेंस नहीं है, और क्या है ये अल्फा हाइड्रोजन है, कितने हैं, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। देखो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन कर रहा है, यहां रिजोनेंस से भी कर रहा है और हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कर रहा है, मतलब दोनों से ज्यादा कर रहा है, मींस ये ज्यादा स्टेबल हो गया इन सब में। यहां पे आ जाओ, यहां पे रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस नहीं, तो अब इसलिए इससे ज्यादा हो गया, तो इसका मतलब बी हो गया, और उसके बाद हो गया सी। तो ये क्वेश्चन 2013 में IIT मेंस में आया था, ठीक है। एक और क्वेश्चन आया था 2008 में, उसको भी देख लेते हैं। वो था कि
ए, एक ये था, एक ये था, एक ये था, और जो डी था वो था ये था, नहीं, हाँ ये था कार्बोकेटाइंस। ठीक है, इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबलाइज कौन होगा? अब देखो एक एक करके बच्चों, यहां पे अगर हम ध्यान दें तो यहां क्या है, यहां है क्या है, रेजोनेंस है, क्या है, रेजोनेंस है, प्लस CH3 यहां पे है तो हाइपर कंजुगेशन भी है, प्लस आई इफेक्ट भी है। यहां पे आ जाओ, यहां पे क्या है, केवल प्लस आई है, और हाइपर कंजुगेशन को भी काउंट करें तो यहां हो जाएगा 3, यहां हो जाएगा 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां देखो 3 1 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और प्लस इंडक्टिव इफेक्ट है। यहां पे आ जाओ, यहां पर तो केवल प्लस आई ग्रुप है और 2 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पे CH2 है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ठीक है, यहां पे आ जाओ, यहां पे प्लस आई तो है, प्लस आई है, प्लस अल्फा हाइड्रोजन कितने बचे हैं, 1, ओनली 1 अल्फा हाइड्रोजन है। अब देखो बच्चों, सबसे पहली बात, आपको रेजोनेंस मिल गया तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज तो ये हो गया, ये सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया। अब बात करते हैं इन तीनों की, इन तीनों में जो ज्यादा रेजोनेंस, जिसमें ज्यादा रेजोनेंस होगा वो ज्यादा स्टेबलाइज होगा। यहां पे देखो बच्चों, यहां पे रेजोनेंस केवल 1 है, यहां पे रेजोनेंस 2 है, यहां पे रेजोनेंस 4 है, तो सबसे ज्यादा कम कौन है, तो लीस्ट हो गया डी तो सबसे ज्यादा हो गया लीस्ट। उसके बाद देखो 4 है, यहां 2 है, 4 ज्यादा इफेक्टिव है, 4 रेजोनेंस हाइपर कंजुगेट रेजोनेंस है, तो हाइपर कंजुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है तो ज्यादा हो गया, मींस बी ए के बाद बी आ गया और उसके बाद आ गया सी, ABCD। तो ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, तो इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपको, जो ये पूछेंगे कि कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी क्या होगी। सबसे लास्ट एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करेंगे। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, CH2, ध्यान से देखना बच्चों, CH3 है। अगर इसको आपने कर लिया तो फिर तो आप और लास्ट डी, चलो देखो बच्चों, A, B, C और D, बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइंस कौन सा होगा। सारे में CH3 ग्रुप है लेकिन उनके अलग अलग हैं। अब देखो बच्चों, एक एक करके, अगर आपने अपने पॉज करके अपने खुद से करना है तो कर लो, वरना मैं एक्सप्लेन करता हूं। यहां देखो बच्चों, यहां एल्कीन है, ये क्या हुआ, अल्फा हाइड्रोजन्स, ये क्या देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, कितने हैं, 3 अल्फा हाइड्रोजन्स, 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। यहां देखो 2 है, 2 अल्फा हाइड्रोजन्स। ठीक है, ये अल्फा नहीं है, ये केवल अल्फा कार्बन्स, एल्कीन के बगल वाला कार्बन ही केवल अल्फा कार्बन होता है, जिसको बोले एलाइलिक। ठीक है, तो ये अल्फा कार्बन हुआ, इसमें 2 ये हैं। यहां देखो बच्चों, यहां ये और ये अल्फा कार्बन नहीं है, ये बीटा कार्बन नहीं, ये केवल अल्फा कार्बन है, इसमें 1 अल्फा हाइड्रोजन है, मींस 1 हाइपर कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा। यहां देखो बच्चों ध्यान से, यहां पे 0 अल्फा हाइड्रोजन है, यहां 0 अल्फा हाइड्रोजन है, ये तो हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां देखो, फिर आप वापस आ जाओ, ये क्या देगा, प्लस आई इफेक्ट, ये भी प्लस आई इफेक्ट देगा, ये भी प्लस आई इफेक्ट देगा। ठीक है, और ये भी प्लस आई इफेक्ट देगा। अगर मैं हाइपर कॉन्जुगेशन को भूल जाऊं, बच्चे जो अक्सर मिस्टेक करते हैं, उनको हाइपर कॉन्जुगेशन दिखता ही नहीं है। सबसे पहले उनको दिखता है कि ये क्या है, ये तो प्लस आई दे रहा है, इधर से भी दे रहा है प्लस आई, इधर से भी दे रहा है प्लस आई, इधर से भी प्लस आई, मतलब ये सबसे ज्यादा प्लस आई दे रहा है।
उसके बाद ये दे रहा है, उसके बाद अगर इनको देना करना होगा तो सबसे ज्यादा स्टेबलाइज डी, फिर सी, फिर बी और फिर ए। अगर ऐसा करते तो क्वेश्चन सीधे सीधे आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा याद रखो कि हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा इफेक्टिव होता है इंडक्टिव इफेक्ट से। ठीक है, तो ये इंडक्टिव इफेक्ट में तो उल्टा हो गया कि इंडक्टिव इफेक्ट तो बता रहा है कि सबसे ज्यादा टर्सरी वाला सबसे ज्यादा स्टेबलाइज है, जबकि आंसर ये होगा कि इसमें क्या है, इसमें 9 अल्फा हाइड्रोजन्स हैं। मींस ये कार्बोकेटायंस को 9 बार डिस्टेबलाइज कर सकता है। नहीं, सॉरी, नहीं, ये अल्फा हाइड्रोजन इसमें 0 है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 0 अल्फा हाइड्रोजन से, मींस ये इस कार्बोकेटायंस को डिस्टेबलाइज के लिए केवल इसके पास एक ही पावर है, इंडक्टिव। ठीक है, और इंडक्टिव क्या होता है, डिस्टेंस डिपेंडेंट, बहुत दूर है इससे, तो उतना इफेक्टिव हो नहीं पाएगा। लेकिन यहां अगर हम देखें बच्चों तो इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन थे, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन थे। तो क्या होगा, जिसके पास जितना अल्फा हाइड्रोजन होगा उतना ज्यादा रेजोनेंस स्टेबलाइज करेगा, मतलब वो इस बॉन्ड को डीलोकलाइज करता रहेगा, प्लस इस एल्कीन भी इसको डीलोकलाइज करता रहेगा, तो ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा। तो अब जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है ए, क्योंकि इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 3 हाइपर कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर दिखाएगा, ये 2 दिखाएगा, 1 दिखाएगा, तो इस तरह हो जाएगा ए, देन बी, देन सी, देन डी। मैं इस क्वेश्चन को देने का मेरा एक ही पर्पज था कि आप कभी इंडक्टिव को हाइपर कॉन्जुगेशन के साथ कंफ्यूज मत हो जाएं। सबसे पहले सारे पॉसिबिलिटी जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं उनको हमेशा माइंड में याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट क्या क्या है, इंडक्टिव है, रिजोनेंस है, या इसी को बोलते हैं मीजोमेरिक, और हाइपर कॉन्जुगेशन है, हाइपर कॉन्जुगेशन। तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व करने लगो तो सारे पॉसिबिलिटी को माइंड में रखो, जल्दबाजी नहीं, देख लो ध्यान से इसमें क्या क्या, इनमें तीनों जो बॉन्ड इफेक्ट हैं तो सबसे ज्यादा होगा मीजोमेरिक, फिर होगा अल्फा हाइड्रोजन इफेक्ट मींस हाइपर कॉन्जुगेशन, और उसके बाद होगा इंडक्टिव इफेक्ट। तो हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए, अपने नोट्स को बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।